गुड मॉर्निंग। कैसा रहा पार्टी न्यू ईयर का? सब मस्त। चलो, मनोरंजन के बाद पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी। आवाज जा रही है सही से? सही है, ठीक है। कितने लोग बायोलॉजी पढ़े हैं पहले? हम्म। चलिए, पढ़े तब भी फायदा होगा। नहीं पढ़े हैं तो बेसिक से ही चल रहे हैं। ठीक है। डेट हो गया 2 जनवरी 2022। डेट थोड़ा ऊपर लिखाया है कैमरा। चलो कोई नहीं, डेट नहीं दिखा कोई बात नहीं है। बायोलॉजी, देखो, एक लैटिन वर्ड है बायोस, और इसका अर्थ होता है लाइफ। और लोजस करके एक शब्द है, लैटिन लैटिन शब्द है लोजस। इसका अर्थ होता है स्टडी फॉर। स्टडी फॉर, ठीक है। यही बाद में आकर के क्या बन जाता है, लॉजी शब्द। और इसका सीधा सीधा अर्थ लोग लगाता है टू स्टडी। क्या? टू स्टडी। यानी जब कभी भी हम लोग कोई भी शब्द में, जैसे हम लोग बायो में लॉजी शब्द लगा दिए, यानी लॉजी मतलब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो बायो के बारे में, यानी बायोस के बारे में। बायोस मतलब लाइफ के बारे में, ठीक है। बायोस मतलब लाइफ के बारे में। अब लाइफ की बात करें, क्या बताया मैंने कि बायोस शब्द का क्या होता है, लाइफ। तो लाइफ के बारे में पढ़ना है तो किसकी लाइफ भाई? तो एनिमल की लाइफ। किसकी लाइफ? तो प्लांट की लाइफ। किसकी लाइफ? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया, जैसे तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, या फिर वायरस, एक्सेप्ट्रा। तो बायोलॉजी जो शब्द है, ये लैटिन वर्ड बायोस और लोगस, इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। बायोस शब्द का जो अर्थ होता है लाइफ होता है। लोगस शब्द का अर्थ होता है स्टडी फॉर। लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है? स्टडी फॉर। यही कालांतर में लॉजी कहलाया। और किसी भी सब्जेक्ट के पहले जब लॉ किसी भी सब्जेक्ट के बाद जब लॉजी शब्द लगा लेते हैं, मतलब उसका अर्थ होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। टू स्टडी यानी अध्ययन करना, ठीक है। तो कोई भी शब्द में जब लॉजी लगा हुआ रहे, इसका मतलब समझ लेना है कि उस सब्जेक्ट के बारे में, पढ़ना के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन तो हर जगह आ ही जाता है कि इस सब्जेक्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें एक शब्द और लिख लेना है कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है, इसको सबसे पहले, इस शब्द का सबसे पहले जो जिक्र है किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लिखिए, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविनेरस। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस
लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस, दिख रहा है बोर्ड में? थोड़ा ऊपर करना होगा। एक सेकंड, तो एडजस्ट कर लेते हैं इसको। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क, यहां लिख दे रहे हैं हम, लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था। अब बायोलॉजी शब्द कहां से आया, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, ये लिख लिए ना सब एक करके, ऐसे लिख सकते हैं शब्द में कि बायोलॉजी शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्द बायोस तथा लोगस से बना है। बायोस शब्द का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीव, लोगस शब्द का अर्थ होता है स्टडी फॉर यानी अध्ययन करना। यही जो लोगस शब्द है बाद में लॉजी कहलाया, LOGY जो हम लोग लिख लेते हैं, जिसका अर्थ होता है स्टडी करना यानी स्टडी फॉर, टू स्टडी कह सकते हैं। लॉजी शब्द का अर्थ क्या हो गया, टू स्टडी यानी अध्ययन करना। तो किसी भी सब्जेक्ट में जब आप लॉजी लगा देते हैं, किसी भी चीज के साथ अगर लॉजी लगा हुआ रहे, मतलब है कि हमको उस चीज के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी, ठीक है ना, यानी बायो मतलब क्या बताया अभी, लाइफ, लॉजी मतलब पढ़ना है, किसके बारे में, तो लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो लाइफ के बारे में पढ़ना है तो किसकी लाइफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो एनिमल के लाइफ के बारे में पढ़ना है, प्लांट के लाइफ के बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में पढ़ना है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है जैसे वायरस होता है उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, कितना हो गया। अब आता है कि ब्रांच बायोलॉजी का, ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। बायोलॉजी को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, कौन सा, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। एक जूलॉजी, एक बॉटनी। अब इसके हिंदी नाम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए जू, जू शब्द से पकड़ना है कि जू में कौन रहते हैं, तो एनिमल्स रहते हैं। जू में कौन कौन रहते हैं, तो एनिमल्स रहते हैं। और बॉटनी शब्द से वनस्पति को पकड़ना है, ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान, और इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी को दो कैटेगरी में मुख्यतः बांटा जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। वैसे तो इसके बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन हम लोग मुख्यतः किस में पढ़ेंगे, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक है, अब यहां से दो चीजें आती है। एक आता है कॉन्सेप्ट फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। एक कॉन्सेप्ट आता है फादर ऑफ जूलॉजी, और एक और कॉन्सेप्ट में आएगा फादर ऑफ बॉटनी।
फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, अब छोटी सी कहानी है इसके पीछे कि इतना लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। ये वाला हो गया है ना, ऊपर वाला मिटाते हैं, नीचे वाला नहीं मिटाएंगे। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? ठीक है, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अरस्तु, एरिस्टोटल इंग्लिश में इसका नाम लिखते हैं, एरिस्टोटल। इन्होंने एक किताब लिखा बहुत दिन पहले, बीसी की बात है। लिखा, ठीक है। अरस्तु का कहानी ये है कि इन्होंने एक बुक लिखा था, द हिस्टोरिका ऑफ एनिमल्स, द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया एक्चुअली बोलते हैं, एनिमल्स के बारे में एनामेलिया, द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया एक किताब है जो किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने लिखा था। इस बुक में इन्होंने 500 प्लस जानवरों के बारे में लिखा, बताया, या यूं कहें कि उनको साइंटिफिक नाम दिया, साइंटिफिक नेम दिया उसका। द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया में 500 प्लस एनिमल्स का इन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक नेम दिया था। किन्होंने? अरस्तु ने। उसी तरह से एक और साइंटिस्ट हुए, एरिस्टोटल, ARISTOTLE, एरिस्टोटल। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, इन्होंने भी एक बुक लिखा था, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेनम, ऑफ प्लांटेनम, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेनम। प्लांटेरम, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। इसमें इन्होंने क्या किया? 500 प्लस प्लांट्स का रिसर्च किया और उनका साइंटिफिक नेम दिया। 500 प्लस प्लांट्स का पर रिसर्च किया और उनका साइंटिफिक नेम दिया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, जानकारी लोगों के साथ शेयर किया इस किताब के माध्यम से। ये घटना है आपका 342 से 322 बीसी के आसपास का, और ये घटना है 370 370 287 370 287 बीसी के आसपास का जो इनका रिसर्च चला।
इस पीरियड में चला, 342 322 बीसी, 370 287 बीसी। ठीक है, ठीक है। 370 287 बीसी। थियोफ्रेस्टस, दो साइंटिस्ट हुए, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने किताब लिखा द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया, एनिमल से एनामेलिया। तो इसमें इन्होंने लगभग 500 प्लस जानवरों का पर रिसर्च किया और उनका साइंटिफिक नाम दिया। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, प्लांट्स के बारे में रिसर्च किया और इन्होंने 500 प्लस प्लांट्स पर रिसर्च किया और उनका साइंटिफिक नाम दिया। अब हमने क्या कहा कि जो बायोलॉजी है वो दो ब्रांच में है, जूलॉजी और बॉटनी मुख्य रूप से। तो इस बायोलॉजी का फादर किसे कहें? अब देखिए, जैसे प्लांट की बात आई, जैसे ही प्लांट की बात आई तो फादर ऑफ प्लांट मतलब वनस्पति, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गए? जो प्लांट के बारे में किताब लिखे, कौन? द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, किसने लिखा? थियोफ्रेस्टिस ने। थियोफ्रेस्टिस फादर ऑफ बॉटनी हो गए। जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में रिसर्च किया, उनके बारे में बताया अपने बुक में, किसने? अरस्तु ने। इनको क्या कह दिया? फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है। और इन दोनों से बना हुआ है मिल करके कौन सा? बायोलॉजी। तो अगर बात करेगा फादर ऑफ बायोलॉजी तो भाई इसने भी 500 प्लस प्लांट्स के बारे में रिसर्च किया और उसका ना साइंटिफिक नेम दिया। इसने भी 500 प्लस एनिमल्स का रिसर्च किया, उनका साइंटिफिक नाम दिया, उनके बारे में बताया। अब दोनों में किन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाए, क्योंकि दोनों तो बायोलॉजी का ही पार्ट है। तब लोगों ने यह डिसाइड किया कि चूंकि जो मेहनत है और जो डिफिकल्ट टास्क था अरस्तु ने किया, क्योंकि एनिमल्स, अगर शेर के बारे में रिसर्च करना है तो आपको शेर के आसपास जाना होगा, उसके बारे में रिसर्च करना होगा। ठीक है। तो एनिमल्स के बारे में रिसर्च करना ज्यादा टफ था, ज्यादा डिफिकल्ट था, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी का संज्ञा किसको दिया गया? तो अरस्तु को दिया गया। फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा गया? एरिस्टोटल को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च किया वो ज्यादा टफ था थियोफ्रेस्टिस के अपेक्षा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गया? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए आपके? एरिस्टोटल। फादर ऑफ एनिमल कौन हो गए? एरिस्टोटल। तो ये दोनों एक ही नाम है, चाहे फादर ऑफ बायोलॉजी बोला चाहे फादर ऑफ एनिमल्स बोला। एनिमल्स कहने का मतलब क्या? जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गए? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए? एरिस्टोटल। और फादर ऑफ जब प्लांट की बात आएगी, बॉटनी की बात आएगी तो थियोफ्रेस्टिस। इतना तक क्लियर हो गया? लिख लीजिए, स्टेटमेंट में बना के लिखिए। 342 322 है ये। 342 322 बीसी के आसपास, 342 322 बीसी के आसपास अरस्तु ने द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया, द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक जंतुओं के बारे में, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक जंतुओं के बारे में जानकारी दी। इसलिए उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इसलिए उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहे? अरस्तु को कहे, एरिस्टोटल को कहे। अगला पॉइंट बनाइए। 370 302 370 287 बीसी के दौरान, 370 287 बीसी के दौरान थियोफ्रेस्टिस ने
थियोफ्रेस्टिस ने द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक अपने 500 से भी अधिक पौधों के बारे में रिसर्च पर, अपने 500 से भी अधिक पौधों के बारे में रिसर्च पर लिखा, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान ये हो गया आपका वनस्पति विज्ञान, के जनक, और ये हो गया आपका जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक। हिंदी में भी लिख दिए। तो 3 नाम क्लियर हो गया। पहला, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई, सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग हुआ वो किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। फिर अरस्तु, अरस्तु ने क्या किया? जंतु पर अध्ययन किया, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी। जू में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं, जंतु रहते हैं, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी कौन? जूलॉजी के जनक अरस्तु। फिर प्लांट के बारे में किसने रिसर्च किया? थियोफ्रेस्टिस ने। थियोफ्रेस्टिस ने रिसर्च किया, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रेस्टिस। क्लियर? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, अरस्तु और थियोफ्रेस्टिस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बायोलॉजी का बेसिक तो हम लोग यहाँ पढ़े, जो लोग पॉलिटी हमसे पढ़े होंगे उसको हम लोग बताए थे कि सबसे जो प्रशासनिक, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है वो होती है ग्राम पंचायत। होती है कि नहीं होती है? और ग्राम पंचायत बहुत सारे ग्राम से मिलकर बनता है, ठीक है ना, 1 2 3 4। उसके ऊपर जो प्रशासनिक इकाई होती है उसको बोलते हैं अंचल या प्रखंड कार्यालय। ठीक है, उसके ऊपर का जो होता है वो होता है अनुमंडल। ठीक है, उसके ऊपर की प्रशासनिक जो इकाई होती है वो होता है जिला। उसके ऊपर की प्रशासनिक इकाई कई सारे जिलाओं से मिलकर के प्रमंडल, और उसी तरह से कई सारे प्रमंडलों से मिलकर के एक राज्य, और कई सारे राज्य या फिर जो हम लोगों के इंडिया में यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश, उससे मिलकर के अपना देश बनता है। बहुत सारे देश मिलकर के महादेश बनाते हैं, और सभी महादेशों का जो समूह है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसमें महादेश है, और उसके बाद और भी चीज, जितनी भी प्राकृतिक चीजें, सबको मिलाकर के हम लोग ब्रह्मांड बोल देते हैं। ठीक है, तो एक निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक जाते हैं। तो उसी तरह से जब हम लोगों का शरीर बना, बायोलॉजी में जब हम लोगों का शरीर बना, बायोलॉजी में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अपने शरीर के बारे में, चाहे किसी भी जीव के शरीर के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी संरचना ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट माथा बन गया या सीधा हाथी बन गया, नहीं, सब सिलसिलेवार ढंग से बनता है, सबका अलग अलग
ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो जब बात आएगी हम लोगों के यहाँ शरीर की, तो सबसे पहला शब्द आता है कि जो हमारे शरीर का कोई भी, चाहे कितनी भी कोई भी जीव हो, उसका जो सबसे छोटी इकाई होती है, प्रथम इकाई होती है, यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। अभी नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे एक शब्द लाना है, वो नाम अभी नहीं बताएंगे। लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक कॉर्क के एक कॉर्क के एक महीन हिस्से का अध्ययन अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कर रहे थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, रॉबर्ट हुक द्वारा, माइक्रोस्कोप। क्या लिखा है? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक कॉर्क के एक महीन हिस्से को अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर रहे थे, तथा इस अध्ययन के दौरान उन्होंने उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक देखे। छोटे छोटे कोष्ठक देखे। कोष्ठक, चलिए वहां पे रुक जाइए, अब कहानी सुनिए। क्या हुआ, हम लोग जब कभी जाते होगे गोड्डा या भागलपुर, तो नाम सुने होगे तुम लोग, भागलपुर कारागार, या फिर रांची में अपने बिरसा मुंडा के नाम पर है, भगवान बिरसा मुंडा कारागार रांची। तो यहाँ तो हम लोग कारागार बोलते हैं, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। इंग्लिश में जेल लिख देता है, लेकिन बाहर में इस जेल को लिखा रहता है सेल। इसको सेल में बंद कर दो। हॉलीवुड मूवी देखोगे तो उसमें पता चलेगा, लोग हमेशा सेल शब्द का उपयोग करता है। क्या? सेल। किसी को सजा देने के लिए क्या किस शब्द का उपयोग करता है? उसको सेल में बंद कर दो, CELL, सेल। तो छोटे छोटे कोष्ठक, कोष्ठक मतलब उसी तरह का छोटा छोटा कोष्ठक है जहां पे कुछ बंद हो सकता है। तो जब रॉबर्ट हुक इस पे रिसर्च कर रहे थे तो छोटा छोटा कोष्ठक देखे। अब सोचे भाई हम इसका एक कॉल आ गया था। ठीक है, आवाज आ रही है? ओके।
तो छोटे छोटे कोष्टक दिखाई दिया। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जब एक कॉर्क का रिसर्च कर रहे थे, उसके एक छोटे से सेक्शन का रिसर्च कर रहे थे, तो उस सेक्शन में भी उन्हें अपने माइक्रोस्कोप से, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उनके द्वारा बनाया गया, उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे कोष्टक दिखाई पड़े। तो क्या स्टेटमेंट था कि उन्हें छोटे छोटे कोष्टक दिखाई पड़े। इन कोष्टक का नाम उन्होंने सेल रखा। इन कोष्टक का नाम उन्होंने सेल रखा। सेल को हिंदी में बोले कोशिका। सेल को हिंदी में क्या बोले? कोशिका। इन कोष्टक का नाम इन्होंने सेल रखा। इन कोष्टक का नाम उन्होंने सेल रखा। और यही टॉपिक है आज हम लोगों को अच्छे से पढ़ना। सेल, कोशिका। ठीक है। अब शब्द क्या आ गया? सेल। और यहीं से हम लोगों का पूरे शरीर के संरचना के बारे में पता चलेगा कि कैसे बना। तो अगला टॉपिक लिखिए, द सेल। द सेल, कोशिका। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बनाइए इसमें कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। लिखो, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इंग्लिश में बोलते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर बेसिक बोलते हैं। ठीक है। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया? छोटा क्या? नहीं, 1665 में जब रॉबर्ट हुक कॉर्क का देख रहे थे अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो उनको छोटा छोटा कोष्टक दिखाई दिया था। उस कोष्टक को क्या नाम दिया जाए, ये जब वो सोचने लगे तो उनको लगा कि ये तो उसी तरह का है जो कि सेल हम लोग बनाते हैं, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया सेल। ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि सेल की खोज किसने की? तो सेल की खोज की किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। अब सेल क्या है, तो उसके बारे में पहला स्टेटमेंट ये लिखा है कि जो सेल है वो किसी भी जीवन का, कोई भी लाइफ है, सजीव लाइफ जो होता है, किसी भी जीवन का सबसे बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटी यूनिट होता है, और उसका कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टेटमेंट पूरा हो गया। ठीक है। अब कुछ चीजें जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? लिखिए, स्टेटमेंट एक लिखिए।
1674 ईस्वी में 1674 1674 ईस्वी 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु प्रोटोजोआ एवं अन्य जीवित कोशिकाओं के बारे में पता लगाया एवं अन्य जीवित कोशिकाओं के बारे में पता लगाया। हो गया? ठीक है। अब 2-3 बातें और याद रखना होगा। लिखिए, हो गया ना? ठीक है, बताते हैं। अब हमने कोशिका के बारे में बात जान लिया कि क्या होता है कोशिका। अब देखिए, हमने कहा कि कोई भी जीव वो कोशिका से बना होता है। उसका सबसे जो बेसिक यूनिट है वो कोशिका ही है, सेल ही है। तो कोशिका भी किस चीज का बना होता है? कोशिका भी पार्ट होता है। अगला टॉपिक लिखिए, कोशिकांग। एक सेकंड। कोशिकांग, ऑर्गेनेलिज। कोशिकांग नहीं जाओ। कोशिकांग, ORGANALIES, ऑर्गेनेलिज। क्या क्या होता है ऑर्गेनेलिज? थोड़ा इसके बारे में बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला लिखो, प्रोटीन फैक्ट्री। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। तीसरा लिखो, अभी कोशिकांग के बारे में बता रहे हैं, पहले ये कौन कौन सा आएगा इधर नाम लिखेंगे, इधर उसका क्या क्या कह के संबोधित करते हैं उसके बारे में लिखेंगे। पावर हाउस ऑफ सेल, हिंदी में इसको लिखते हैं कोशिका का विद्युत गृह। कोशिका का विद्युत गृह, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री ही लिख देते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री।
किसको कहा जाता है, अभी नाम आएगा, वो सब कोशिकांग का नाम आएगा। पावर हाउस ऑफ सेल हो गया। एक और स्टेटमेंट लिखिए, किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल। चौथा लिखिए, कोशिका के आत्महत्या की थैली। कोशिका के आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका के आत्महत्या की थैली। किचन ऑफ सेल क्या बोलेंगे इसको? कोशिका का भोजनालय बोल दीजिए, या भोजन का बनाने वाला जगह, लिख लीजिए जो भी लिखना है। प्रोटीन फैक्ट्री, पावर हाउस ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, और हाँ बताओ कौन कौन जान रहा है बताओ? आत्महत्या के लिए 10th में तो पढ़े होगे, 9th 10th में। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? कितना टाइट हो गया है, छोड़ो। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। ये जो कोशिकांग बताया ना, इसी कोशिकांग का नाम अब लिखा रहे हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बता रहे हैं पहले ही। किचन ऑफ सेल किसको बोलेंगे? खाना बनाने की बात कर रहे हैं, खाना बनाने की बात कर रहे हैं, किचन ऑफ सेल किसको बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, CHLORO प्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया, MY कर दो, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, ठीक है। अब सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। ये 4 पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इसके बाद और क्वेश्चन जो आता है सेल का यहां से, कि सबसे बड़ी सेल, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल किसका होता है? तो कहा जाता है कि जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। नहीं दिख रहा बोर्ड? अच्छा, अगला बार ऊपर में लिख लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ी
कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखिए, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। सबसे लंबी कोशिका, अगर पूछे कि विश्व में सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका ये होता है हम लोगों का तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की कोशिका, की कोशिका, नर्वस सिस्टम की कोशिका। नर्वस सिस्टम की जो कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है, वो सबसे लंबी होती है। अब जान लीजिए सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? देखिए सबसे छोटी कोशिका, बताओ कोई, सबसे छोटी कोशिका। ये कई बार क्वेश्चन आया है। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है, और कहा जाता है कि ये लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होती है। कितना? 0.1 माइक्रोमीटर, इतनी छोटी होती है। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। अब आ जाइए फिर आगे वहां पे सेल में, सब सेल की बात है, ये पॉइंट हम थोड़ा पहले लिखा दिए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एज, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबी कोशिका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, कितना? 0.1 माइक्रोमीटर। क्लियर? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। तो इनको बस इतना मालूम हुआ कि हाँ भाई ये कोशिका है, लेकिन कोशिका के अंदर क्या है ये तो इनको नहीं पता था, ये इनको नहीं पता था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोशिका के केंद्र की खोज, न्यूक्लियस ऑफ सेल, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 1831 1831 1831 ईस्वी में की थी। कोशिका के केंद्र, न्यूक्लियस ऑफ सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। ठीक, अब हमारे पास सेल आ गया, सेल का न्यूक्लियस मिल गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट में कह रहा है कि अभी हमने बोला कि जो सभी जीव हैं, प्रत्येक जीव
का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, कौन है? तो वो है सेल, कोशिका है। एक स्टेटमेंट ये आया। दूसरा कि हमको न्यूक्लियस मिल गया। अब इसी कुछ तर्जों पर आधारित कुछ स्टेटमेंट आए और इन स्टेटमेंट को मिला करके एक थ्योरी दिया गया जिसका नाम दिया सेल थ्योरी। जिसका नाम क्या दिया? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो अगला टॉपिक लिखिए कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। क्या कहा कोशिका सिद्धांत में? लिखो, जर्मन के वैज्ञानिक स्लाइडेन, जर्मन के वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं जर्मन के वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्वान ने 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अठारह सौ उनचालीस ईस्वी में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो निम्न प्रकार हैं। उसको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है? सिद्धांत में 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट नंबर 1, सर्दी है इसलिए। पहला पॉइंट, प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन सभी कोशिका मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन सभी कोशिका मिलकर कार्य करते हैं। और चौथा पॉइंट लिखना, प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस ब्रैकेट में केंद्रक, हिंदी में उसको केंद्रक बोलेंगे। एक केंद्रक होता है
प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक न्यूक्लियस होता है जो कोशिका का मुख्य जो कोशिका का मुख्य कार्य करता होता है, जो कोशिका का मुख्य कार्य करता होता है। लिख लिया? तो हम लोगों ने क्या बात किया अभी तक? कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? दोनों नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले कोशिका का खोज होगा कि पहले केंद्रक का खोज होगा? कोशिका की खोज किसने की? तो हमने बताया 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। दूसरा शब्द बोल रहे हैं केंद्रक, या ऐसे लिख देगा कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक की खोज। कोशिका केंद्रक, कोशिका नहीं भी लिख सकता, केंद्रक की खोज खाली लिख सकता है। केंद्रक की खोज किसने की? हमने कहा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कभी आया जाए तो हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो कि पहले हुक कि पहले ब्राउन, क्योंकि रॉबर्ट नाम तो दोनों शब्द में है। पहले हुक कि पहले ब्राउन। ठीक है। तो देखिए, तो पहले किसकी खोज हुई थी? कोशिका। 1665 का बात बोल रहे हैं। 1665 का बात बोल रहे हैं। ठीक है। और जो केंद्रक की खोज हुई वो 1831 में हुई। कब? 1831। कितना 200-250 साल का, 200 साल के आसपास का अंतर हो गया। तो 200 साल का अंतर हुआ। अब हुक और ब्राउन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले हुक आया या पहले ब्राउन। तो पहले हुक आया था। पहले कौन आया? हुक, फिर बाद में ब्राउन। ठीक है। तो हुक याद रखना है 1665 और ब्राउन याद रखना है 1831। 1665, 1831। ठीक है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस और कोशिका यानी सेल। ठीक है। सेल हुक और न्यूक्लियस ब्राउन। सेल को किसने किया? हुक ने किया। न्यूक्लियस का किसने डिस्कवर किया? ब्राउन ने किया। ठीक है। न्यूक्लियस ब्राउन, सेल हुक। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ आगे, उससे एक थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ते हैं। एक नाम लिखिए, विरचो। आर विरचो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उनके बारे में लिखिए। आर विरचो ने 1855 ईस्वी में, आर का फुल फॉर्म है रुडोल्फ, पूरा नाम लिख सकते हैं, रुडोल्फ विरचो। रुडोल्फ विरचो ने 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विरचो ने 1855 ईस्वी में बताया कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से
पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यानी सेल सेल से ही सेल बनता है, सेल डिवीजन यही सब बताता है, सेल डिवीजन बताएंगे। कोशिका विभाजन होता है, उसी से कोशिकाएं बनते रहती हैं, बनते रहती हैं, बनते रहती हैं, बनते रहती हैं। तो ये बात किसने बताया था कोशिका विभाजन के बारे में? रुडोल्फ विर्चो, ये नाम याद रखिए। कोशिका विभाजन किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। नई कोशिकाएं किससे बनती है? सेल डिवीजन से बनती है। किसने बताया? विर्चो ने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। कब? 1855 में। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल। ऐसे तो हम लोग इसको मुख्यतः दो भागों में पढ़ेंगे, लेकिन आपको चार के बारे में बताएंगे। पढ़ना हमें दो ही के बारे में है, तीसरा चौथा का सिर्फ नाम बताएंगे। देखिए, पहला सेल का जो टाइप है उसको लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, पहला टाइप प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। दूसरा टाइप लिखिए अकैरियोटिक सेल। अकैरियोटिक सेल। तीसरा लिखिए मेजोकैरियोटिक सेल। मेजोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, अकैरियोटिक सेल, मेजोकैरियोटिक सेल, और चौथा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। चार हमने क्या कहा? प्रोकैरियोटिक सेल, अकैरियोटिक सेल, मेजोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इसको इसी तरह से लिखना है। हो गया। प्रोकैरियोटिक, अकैरियोटिक, मेजोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब ये बताइए कितने लोग सैमसंग 7 प्रो, इसके बाद क्या आता है? सैमसंग, जब इसका एडवांस लेवल जाता है तो प्रो शब्द हटा दिया जाता है। तो प्रो शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है इनिशियल।
प्रो शब्द का क्या अर्थ होता है? इनिशियल। यानी जिस लेवल, सैमसंग मोबाइल में पहले प्रो आता है, उसके बाद एडवांस लेवल आता है, यानी इनिशियल फेज का पहले आया। तो सेल में भी वही बात है, प्रो शब्द जहां भी आया उसका मतलब होता है पहले, इनिशियल का। तो प्रो शब्द यहाँ आया, प्रो, और कैरियोटिक शब्द आया। ठीक है, तो प्रो का अर्थ हुआ क्या? इनिशियल। प्रो का क्या अर्थ हो गया? इनिशियल। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी जिसमें केंद्रक के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है। केंद्रक, केंद्रक के सेंटर पर कुछ ना कुछ मिलता है। केंद्रक के सेंटर यानी केंद्र पर, केंद्रक के केंद्र पर, सेंटर पर कुछ ना कुछ मिलता है। अब क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ है वहां, कुछ ना कुछ मिलता है। नाम से पकड़ना होगा, बायोलॉजी आराम से पढ़ा रहा है। केंद्रक के सेंटर पर कुछ ना कुछ मिलता है, ये बात पक्का है, क्योंकि प्रो शब्द है और कैरियोटिक शब्द है। कैरियोटिक का अर्थ होता है न्यूक्लियस। अब दूसरा नाम पकड़िए, अकैरियोटिक। क्या लिख रहे हैं? अकैरियोटिक। अकैरियोटिक, ए लगा देते हैं, जैसे हम लोग जब लिखते हैं सिमेट्रिक, लिखते हैं ना कि सिमेट्रिक, ए लगा देते हैं, तो असिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है। तो ए शब्द अगर किसी चीज में लग जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है? नॉट। इसका क्या अर्थ होता है? नॉट। और कैरियोटिक का मतलब तो हम बता ही दिए, न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, एग्जाम्पल भी बताएंगे, रुक जाइए। इसमें क्या कहा कि प्रोकैरियोटिक में कुछ न कुछ केंद्रक के सेंटर पर दिखता है, रहता है, क्या रहता है पता नहीं। अकैरियोटिक में क्या? न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस है ही नहीं। मेजो, अब एक शब्द आया मेजो। मेजो मतलब मध्य का मान सकते हैं, बीच वाला, मतलब डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, डेवलप हुआ नहीं है। डेवलपमेंट की ओर जा रहा है लेकिन डेवलप हुआ नहीं है। मेजो में क्या होता है? डेवलपमेंट की ओर जा रहा है लेकिन डेवलप हुआ नहीं है। जो न्यूक्लियस बनने की जो प्रक्रिया है, जो न्यूक्लियस बन रहा है, क्या हुआ है? डेवलप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, एडवांस है, थोड़ा सा है। ये जो इनिशियल फेज है, इस फेज से थोड़ा सा डेवलप फेज हो गया मेजो में। न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है, परंतु थोड़ा डेवलप्ड रहता है। कौन सा? न्यूक्लियस का थोड़ा डेवलपमेंट रहता है। किस चीज का? न्यूक्लियस का। हल्का वो डेवलपमेंट हुआ है, पूरा न्यूक्लियस बना नहीं है, हल्का है। और यू कैरियोटिक, चौथा नाम पढ़िए, यू कैरियोटिक। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, और यू का क्या अर्थ होता है? हम्म, यू कैरियोटिक। जो अभी हम लोगों का जो वर्तमान जो न्यूक्लियस है ना, सभी जीव में वर्तमान समय का केंद्रक जो डेवलप्ड है, ये न्यूक्लियस क्या है? डेवलप्ड है, डेवलप्ड है, डेवलप्ड, यानी न्यूक्लियस पूर्ण रूप से बन चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को अकैरियोटिक नहीं पढ़ना है, मेसोकैरियोटिक नहीं पढ़ना है। हम लोग सिर्फ प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, हम लोग यूकैरियोटिक की बात करेंगे। इसलिए प्रोकैरियोटिक की हम लोगों को बात करना होगा। प्रोकैरियोटिक की बात हम लोगों को क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ चीजें उसमें आएगी हम लोगों को, तो हम लोग कल पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम्म,
कल पढ़ेंगे। अभी सेल बताए कहाँ है, सेल का कहानी बताएंगे अभी। ठीक है, कल टाइप पढ़ेंगे और फिर सब चीज आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है, कल सेम टाइम पे आना।